नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जज के खिलाफ जो एफआईआर से संबंधित जो पीआईएल फाइल हुई थी कि एफआईआर दर्ज की जाए जज यशवंत वर्मा के खिलाफ, साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अभी मैटर इन हाउस हियरिंग चल रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस समय कोई एंटरटेन नहीं की जाएगी इस तरह की पीआईएल। ये साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है, पूछताछ के लिए जस्टिस वर्मा को बुलाया गया था 1 बजे। क्या वो गए या नहीं गए, इस बारे में अगली वीडियो में आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी है कि उनको बुलाया गया था। प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट का जो इस समय जो एक बड़ा डिसीजन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि अभी इस तरह की पीआईएल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन हाउस प्रोसीडिंग चल रही है, तो बात तो ठीक ही है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। वैसे देखिए, ये जो एडवोकेट हैं मैथ्यूज, इन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी। पेटिशन 4 दिन पहले फाइल की थी, जिसकी लिस्टिंग आज हुई थी और उसको आज डेट मिला था। तो उस पर उन्होंने सिंपल 2 आंसर किया। पहला तो ये था, उनका मांग था कि डायरेक्ट एफआईआर हो जाए। जो एडवोकेट थे, उनकी मांग थी कि डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो और एफआईआर हो कि इतना पैसा आया कहाँ से, उसके तहत पुलिस जांच करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कायदा बना है, जो 1999 का रूल बना है, उस रूल बुक के मुताबिक एफआईआर नहीं हो सकती। पहले इंटरनल कमेटी जो जांच करेगी, उस जांच रिपोर्ट के आधार पे जो रिपोर्ट्स आएंगे, जो साक्ष्य इनके समक्ष आएंगे, उसी के बाद एफआईआर हो सकती है। उससे पहले जो इंटरनल कमेटी जांच कर रही है वही चलती रहेगी जब तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं आती। तो एक तरह से उनकी जो पीआईएल थी, पेटिशन थी, उसको वो कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी जो पेटिशन में दूसरी जो बात कही गई थी, उनकी मांग थी कि 2010 में एक लॉ आने जा रहा था, एक कानून आने जा रहा था जो जजेस के लिए था। उनका ऐसा कहना है कि उस कानून को आप उसके ऊपर बातचीत करें, उस कानून को वापस से लागू किया जाए। तो कोर्ट ने बोला ये हमारे पास नहीं, कानून बनाना, कानून लाना हमारी बात, मतलब हमारे अंडर नहीं आता, हमारे डोमेन में नहीं आता, वो हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक और जो तर्क दिया, वो था 1991 के केस वीरस्वामी जजमेंट। देखिए, याद होगा आपको, 1991 के वीरस्वामी जजमेंट में ही कहा गया था, तब जाके सेफगार्ड मिला था जजेस को, जिसमें बताया गया था, उस जजमेंट में ही बताया गया था, जब कि ये केस हुआ था तो उसमें बताया गया था कि जजेस के ऊपर कब केस होगा। जजेस के ऊपर डायरेक्ट जजेस नहीं, जस्टिस और चीफ जस्टिस और जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर तभी मुकदमा होगा जब इंटरनल इंक्वायरी बैठेगी, एक कलोजियम बैठेगा, 3 जस्टिस की बेंच बैठेगी, वो इंक्वायरी करेगी। उनके रिपोर्ट में कोई इनके खिलाफ ऐसा सबूत मिलता है, तब देखिए, तभी भी एफआईआर नहीं होगा, तब जाकर पहले इनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। इस्तीफा ये नहीं देते, तब जाके इम्पीचमेंट की प्रोसेस पे जाएंगे। इम्पीचमेंट में जब गए, महाभियोग लाया गया, उन्हें हटाया गया, उसके बाद ही एफआईआर हो सकता है। तो ये जो संरक्षण है वो दिया गया था। मुझे लगता है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी इन हाउस हियरिंग चल रही है, तो ऐसे में इस स्टेज पर इस तरह की पीएल का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि एक बात और बोली सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं पढ़ रहा था, जिसमें यह कहा गया कि जो एक मैथ्यू जो एडवोकेट थे, वो अपीयर हुए थे, इतना जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, एज पर लॉ जो कार्रवाई होगी वही होगी। अगर रिपोर्ट में ऑब्वियसली अगर क्लीन चिट मिलती है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी इस हिसाब से। तो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, वेडनेसडे को भी एक हियरिंग हुई थी। द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस खन्ना डिड नॉट कमेंट ऑन अर्जेंट हियरिंग but stated that they will direct the register to list the matter. Petitioner advised to make a formal request to the court regarding the same. उन्होंने भी और भी ऐसे, देखिए, सिर्फ एक पेटिशन नहीं थे, और 1-2 पेटिशन ऐसे फाइल हुए गए, जिनके बाद उन्होंने कहा कि अब इस केस पे हम ज़्यादा अर्जेंट हियरिंग्स नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, पेटिशन्स को फाइल कीजिए, उन सब पे भी सुनवाई होगी और उन सब चीज़ों पे बातचीत होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफआईआर होता अब नहीं दिख रहा, क्योंकि इस पेटिशन को खारिज कर दिया और इसके पेटिशन को एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते थे। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि आफ्टर कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट मेनी ऑप्शन विल बी अवेलेबल बिफोर सीजीआई। जब एक बार जो कमेटी है 3 सदस्यीय, वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद सीजीआई के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कि वो इस्तीफा मांगेंगे, नहीं देते तो इम्पीचमेंट। ये 2 ही ऑप्शन है, उसके बाद जो आगे लीगल प्रोसेस। लेकिन सवाल उठता है जो जस का तस बना हुआ है, इस मामले में जस्टिस को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। सवाल ये उठता है, प्रवेश, जो हम बात कर रहे थे, दिल्ली फायर सर्विसेज का रोल, दिल्ली पुलिस का रोल, दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी वहां पहुंचे, एविडेंस में अब सपोर्ट कर रहे हैं। कल मेरी जो दिल्ली के एक पूर्व जज है कामिनी राव, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि आप
शुरू से एक आउट हाउस होता है। आप सरकारी घर देखिए, लुटियन जोन्स जिसको कहा जाता है, पहले ओल्ड दिल्ली में लुटियन जोन्स था जिसमें सिविल लाइन से इलाके आते हैं, अब न्यू दिल्ली में हो गया। तो वहाँ के जो घरों की बनावट है वो आउटलाइन, जो आउट हाउस जिसको कहते हैं, जहाँ पर स्टाफ रहता है, तो उनका कहना था कि वहाँ पर एक्सेस होता है कई लोगों को। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जज की परमिशन लेकर कोई जा रहा है, क्योंकि वहाँ स्टाफ होता है, तो कई बार स्टाफ के जानकार भी आ जाते हैं, कई बार और भी लोग आते हैं। तो इन जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया और आउट हाउस में फर्क होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर ये बात कही जा रही है कि शायद कोई आ गया हो, तो ऐसा भी संभव है। बिल्कुल संभव है चिराग जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, और हमने कल उनके जजमेंट्स पढ़ के बताए थे, और जिस जजमेंट के बाद ऐसा आरोप लग रहा था कि उनको फंसाया जा रहा है, तो हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इनके खिलाफ कौन खड़ा है? इनके खिलाफ इनके ही महकमे के लोग खड़े, मतलब एडवोकेट्स, बार एसोसिएशन के बहुत सारे एडवोकेट इनके खिलाफ हैं, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे। कल चीफ जस्टिस सीजीआई बार एसोसिएशन के लोगों के साथ मिले, एडवोकेट्स के साथ मिले, उन्हें समझाया कि जो निष्पक्ष जांच हो रही है, और जांच में आप ऐसा बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो सत्य होगा वही बाहर आएगा, और उसके बाद हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो भी रूल बुक में जो भी कुछ होगा उसी के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। एक चीज और समझनी थी इसमें, जो डीके उपाध्याय साहब है, जो सीजीआई है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने एक जस्टिस है हाई कोर्ट के, उन्होंने एक क्वेश्चन रेस किया था जिसमें कहा था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन वो आदमी था जिसने बर्न्ड करेंसी को रूम से हटाया था 15 तारीख की सुबह। तो सवाल ये है, जज साहब तो उस वक्त, जस्टिस वर्मा नहीं थे, वो तो शाम को आए, वो गए हुए थे भोपाल अपनी फैमिली के साथ। तो उस वक्त तो उनकी बेटी, उस वक्त उनका स्टाफ, उनकी मदर और लोग थे, सीपीडब्ल्यूडी गार्डनर थे, और दूसरे सर्वेंट्स थे। तो फिर सवाल ये उठता है, वो तो नहीं है, क्या उनके इसका संदर्भ क्या है? क्या किसी और ने ऐसी हरकत की? बिल्कुल किसी और ने हटाया होगा। और देखिए सीजीआई मतलब मान रहे ना कि वहाँ पैसे थे। हाँ, सीजीआई मान रहे ना पैसे थे, तभी तो हटाए गए होंगे। तो सीजीआई ये मान के चल रहे कि वहाँ पैसे थे, और पैसे किसी ने हटाए, क्योंकि उन सबूत थे, जो डिजिटल एविडेंस था, वीडियोग्राफी, ये सब चीज़ें हुई थी। तो कोई इतना तो मतलब वो नहीं होगा कि बेवकूफ़ की जाके एक चीज़ आप मानते हो कि आज कल भी मैं जो जज साहब से बात कर रहा था, कामनी लॉ से, पूर्व जज, उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस ने इसमें अब जाकर सील करा है, तो ये तो शुरुआत में सील होना चाहिए था। और हमारी वीडियो को उन्होंने जिक्र किया कि आपकी वीडियो में आप ये जिक्र कर रहे थे कि मौके को सील किया जाना चाहिए था ना, जो सील नहीं हुआ। कैसे सील होता? चिराग जी, बाय बुक ऑफ लॉ में इसके लिए तो लिखा ही नहीं ना, पुलिस कोई एक्शन ले ही नहीं सकती जस्टिस के। हाँ, तो अब तो प्रोसेस के साथ हो रहा है ना, विदाउट। देखिए आप 1991 का जो लॉ है वो एक बार पढ़िए, जो वीर स्वामी क्या कहता है, वीर स्वामी जजमेंट में क्या कहा गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती डायरेक्टली किसी भी जस्टिस के घर में, किसी भी जस्टिस के खिलाफ। पुलिस, सीबीआई, ईडी, कोई एजेंसी डायरेक्टली नहीं कर सकती। ये कितनी बार बताया जाए, तो पुलिस का हक ही नहीं था कि वो उनके घर में कोई चीज को सीज करे। एक बात बताइए, चलिए हाँ, बात मान ली, एक आग लगी, हाँ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं है तो कॉन्स्पिरेसी से क्लियर होगा, तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और अगर ये एक इंसिडेंट है, मतलब एक इसको दुर्घटना कहा जाए, हादसा कहा जाए, तो भी एक लीगल केस बनता है, जैसे लापरवाही से हुई मौत का बनता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस केस में आग लग रही है, वहां की आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन वहां फायर डिपार्टमेंट पहुंच रहा है, वहां पर पुलिस पहुंच रही है, और वहां पर पहुंच के सील नहीं कर रही, क्योंकि जज का घर है, क्योंकि वहां पर हम बाय बुक ऑफ लॉ चलेंगे। मतलब आप आग बुझाने के लिए तो पहुंच रहे हैं भाई, बाय बुक ऑफ लॉ क्या ये कहता है कि अगर वहां पर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो, क्राइम हो, तो कौन इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा? इन्वेस्टिगेट नहीं, पहले वो इन्फॉर्म करेगा। देखिए फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि इनको वहां बुलाया किसने था? प्राइवेट सेक्रेटरी ने फोन, प्राइवेट सेक्रेटरी मतलब इनके घर के मेंबर ने बुलाया था। नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी, हाँ, प्राइवेट चीफ जस्टिस, हाँ, जो उनका सेक्रेटरी उन्होंने बुलाया था, वो वहाँ पहुँचे। अब उनका क्या होता है, आग लगने के बाद उन्हें एक फायर ब्रिगेड को रिपोर्ट बनानी पड़ती है। 3 पन्नों की रिपोर्ट होती है। पहले पेज पे फायर का इंसिडेंट होता है, दूसरे पे कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ इसमें जला है, वो सबकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। उस रिपोर्ट में उन्हें बताना पड़ता है क्या क्या जला। तो उसमें दिख रहा था नोटें जली हैं, तो उस नोट का भी जिक्र था। वो रिपोर्ट सुबह पुलिस ने आगे फॉरवर्ड की अपने कमिश्नर को, डीसीपी ने कमिश्नर को एडिशनल डीसीपी ने कमिश्नर को फॉरवर्ड की। इससे पहले उनका कोई वहाँ अधिकार, मतलब वो नहीं बनता था कि वो उस चीज़ को प्राइमरी इन्वेस्टिगेट करे, इसलिए इन्फॉर्म किया। हाँ, इसीलिए सिर्फ इन्फॉर्म किया। अगर प्राइमरली वो इन्वेस्टिगेट करते तो वो बुक ऑफ लॉ के हिसाब से वो गलत था। अभी भी क्यों पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही?
ईडी क्यों नहीं कर रही? अच्छा, चलिए मुझे मैं बोल रहा अभी तो पता चल गया मान पैसा गया, मान था, गया। कोई इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर अब रहा? इसका क्योंकि वो रूल बुक के हिसाब से इन्वेस्टिगेट लेकिन कर ही नहीं इसमें सकते। एक flaw हुआ ना। हमारे यहाँ एक तो मिनट, बहुत आपकी अच्छा बात मान ली मैंने। दे दिया गया है, पुलिस- बहुत बहुत इजी दे दिया गया है। अब बहुत मैं वो बड़े फेमस जज हैं, मैं एक्स जज हैं, मैं उनकी बाइट सुन रहा था, बोले थे अरे हमें तो भगवान जैसा वरदान दे रखा है, और उस वरदान, हाँ बोलते वरदान दे रखा है, वरदान दे रखा है तो उसका फायदा बखूबी बहुत लोग मुझे उठाते एक हैं। चीज बताइए, चलिए ये तो बात की बात है, तो एक एलिगेशन हो गया, किसी ने, जज ने, एक्स जज ने लगाया, आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियली अगर वहां पर मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल कोई डेड बॉडी मिले, फॉर एग्जांपल किसी के जज के घर में मिले, किसी सर्वेंट की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, उनके इन हाउस, वहां पर कोई हादसा हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई आग लग जाए, जैसे इस बार आग लगी, तो ऐसे केस में आप बाय लॉ इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बाय लॉ आग बुझाने जाएंगे, आप बाय लॉ अगर बॉडी पड़ी तो उसको रिमूव करेंगे। ये तो वो तो आप जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीडिंग अगर आप देखें, जो पहले सीआरपीसी थी, भाई अगर पुलिस पहुंच गई या फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंच गया तो वो ऑलरेडी एक तरह से इनडायरेक्ट, एक मिनट बाय बुक की बात नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हो गई ना, पहली बात। दूसरी बात, और आप बाय बुक ये कर सकते हैं, आप सील नहीं कर सकते। अब सील नहीं किया तो उसका नुकसान क्या हुआ, जो ये रिपोर्ट कह रही है कि देखिए सुबह वहां से हटाई गई चीजें, हाँ बिल्कुल, सुबह चीज़ें हटाई गई, इसी का तो फायदा उठाया ना एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो फायदा मिला है, और वो किसने भी उठाया है, किसके कहने पे उठाया है, ये तो अभी तक सामने नहीं आया, और अब हम भी वेट कर रहे हैं उसी टाइम का कि कब ये रिपोर्ट सामने आएगी, कब पता चलेगा कि ये पैसे किसके थे, ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे थे भी या नहीं। क्योंकि जस्टिस साहब का तो कहना है कि पैसे तो मैंने देखे ही नहीं, ना मेरे घर वालों ने देखी, ना मेरे घर वालों को वो पैसे दिखाए गए, तो हमें तो इसके बारे में कोई पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं है, ना हमें इसकी इत्तला की गई थी। तो मैं तो इससे साफ साफ उन्होंने खारिज कर दिया था इस मामले को कि नहीं भाई, मैंने उनका रिप्लाई पढ़ा था, जिसमें उन्होंने वो रिप्लाई भी पढ़ा था। लेकिन देखिए, मैंने कल बहुत सारे लोगों से बातचीत की, मैं बहुत सारे अच्छे एडवोकेट से भी हमारी बातचीत हुई, एक जज से भी बात हुई। उन जज साहब ने कहा कि अगर समझ लीजिए कि अगर आ भी रहा है, हाँ अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ भी रहा है, तो चीफ जस्टिस भी उन्हें हटा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? बोलते नहीं, इम्पीचमेंट ही एकमात्र तरीका है उन्हें हटाने का, वो खुद से अगर रिज़ाइन नहीं करते। तो बड़ी शॉकिंग वाली बात थी। तो जिसे लेकर अगर आप कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, प्रोसेस तो प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो होगा। वो उसमें कितना टाइम जाता है इन्वेस्टिगेशन में, वो भी आप प्रेशर नहीं कर सकते। अभी तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता तो हम लोग एकदम पुलिस के ऊपर एकदम तेज़ी से आवाज़, हाँ झंडा बुलंद कर देते कि पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया, 14 दिन बीत गए हैं, अभी तक पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने अभी तक पता नहीं लगा पाया किसका पैसा है। हम पुलिस को क्या कुछ बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ तो जज साहब की बात है, जस्टिस साहब की बात है, यहाँ तो हर चीज़ बुक ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगी। कल लेकिन प्रवेश जो पूर्व जज है, उनका एक बड़ा अच्छा 14 दिन हो गए। एक और बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने कहा था देखिए ऐसा है, जब कोई आग लगती है तो भाई ये तो मैंडेटरी है, वहाँ फायर ब्रिगेड ही जाएगा ना, और अगर कुछ क्राइम होता है तो नेचुरली शुरू में तो पुलिस जाएगी ना, चाहे वो हादसा हो चाहे कुछ हो। तो इस केस में भी ठीक वैसा ही हुआ। हाँ, पावर इन्वेस्टिगेशन की उनको नहीं है, वो अपना जाए और इन्फॉर्म कर दे, जैसा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इन्फॉर्म किया। इसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत ग्रे एरिया भी है, क्योंकि अगर आप देखिए कि मौके पर कोई चीज़, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जाकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो सीधा सीधा एक आपको छूट दे दी ना कि आप जाइए मौके से छेड़छाड़ कीजिए। और किसी ने तो कोई था ही नहीं ना, कोई जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी होती किसी है, की, आपने सील किया था, अब आप चेक कीजिए किसने की। लेकिन कर ही नहीं सकते थे ना, तो जवाबदेही किसी ना किसी की बनती। लेकिन अब देखिए ये चीज़ें, एक चीज़, एक हाँ ग्रे एरिया। और आपने एक चीज़ नोटिस की कल जब आपने जज का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि सब कुछ झूठ बोल सकता है, फॉरेंसिक एविडेंस तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ी हाँ, तो फॉरेंसिक एविडेंस पे ही सब कुछ निर्भर रहेगा। जो वीडियोग्राफी की गई है, मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, उस वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई, सीसीटीवी फुटेज से तो छेड़छाड़ नहीं की गई, उस जगह पे जो जले हुए नोट्स है वो क्या नोट्स वहीं के थे, उसी आग में लगे हुए थे, उसका जो सैंपल्स लिया गया, उन सब की जाँच होगी, उस सब का इन्वेस्टिगेट होगा। और सबसे मेन चीज़ है जस्टिस का बयान खुद में, और जो 3 जजेस की बयान तो उनका ऑलरेडी आई नहीं, ये तो बयान उन्होंने सीजीआई को दिया है, लेकिन थोड़ी कोई और बयान नहीं, अब तो देखिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो 3 क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें ग्रिल थोड़ी ना होंगे वो। लेकिन जब 3 जजेस की जो बेंच है वो सेम इन्वेस्टिगेट करेगी जैसे पुलिस करती है, तब तो ग्रिल होगा ना, तब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं होगा एक क्वेश्चन पूछा आंसर दे दिया ओके ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तब ग्रिल होगा, तब पूछा जाएगा अच्छा फिर क्यों हो, कहाँ चले। एक चीज़ और भी जाननी है प्रवेश, ये जो बार बार कही जा रही है कि सीसीटीवी से पता चलेगा अंदर गया कौन, क्या
उस वक्त वहां सीसीटीवी थे भी और वो चल भी रहे थे। देखिए बाहर गेट्स पे तो हैं सीसीटीवी, लेकिन 1 सितंबर से लेके अब तक 50 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान की वहाँ ड्यूटी लग चुकी है और वहाँ हट चुके हैं। वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। तो लेकिन जज साहब भी ये बोल रहे अब थे कि कौन से ऑफिसर ने, कौन से एम्प्लॉय ने, किसने अगर पैसे रखे, उनका जैसा है कहना कि आने अंदर बाहर जाने की बहुत सारे लोगों को परमिशन थी, तो किसने रखा, कौन गया, कौन आया, ये सब तो पूरा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। लंबा प्रोसीजर है, इतना जल्दी इन्वेस्टिगेट करके चीज़ें नहीं पता चलेंगी। वो बोरियां आज कहाँ से आई थी, बोरियों का वीडियो कहीं ना कहीं तो होगा, किस गाड़ी में आई कहीं से, तो कुछ ना कुछ तो होगा जो मुझे लगता है निकल कर सामने आएगा। और निकल कर सामने नहीं आएगा तो जज साहब फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तो उन्हें भेजा ही जा रहा है, वहाँ वो और सारे फैसले करेंगे और बाकी केसेस देखेंगे। मुझे लगता है उनको रियायत मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस मामले में रियायत मिलेगी जैसा प्रवेश कह रहा है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरह से एक पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी एंटरटेन करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ जज साहब से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। इस वीडियो जब हम बना रहे हैं तो अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन उनको बुलाया जरूर गया था। अब सवाल ये उठता है कि उनका जो रिप्लाई है, जो कि हमारे पास भी मौजूद है, ये वो कुछ पन्ने हैं जो उनके रिप्लाई के थे, जिसमें उन्होंने कहा था नो सच कैश और करेंसी वॉज शोन टू माई फैमिली। मेरी फैमिली को या मेरे स्टाफ को कैश नहीं दिखाया गया। ये तक कहा गया था इसमें कि मैं तो भोपाल में था और मैं 15 तारीख को वापस आया। और ये भी कहा गया था इसमें कि ना तो कोई मुझे बैग हैंड ओवर किए गए, जो कि ये कहा जा रहा है कि भाई वो बर्न्ड करेंसी थी, कोई इस तरह के हमें सैक बैग्स भी नहीं हमें हैंड ओवर किए गए। और ये भी कहा गया कि आई वंस अगेन मेक इट क्लियर दैट नो वन फ्रॉम माई हाउस एवर रिपोर्टेड सीइंग एनी करेंसी इन बर्न्ड फॉर्म इन द रूम। तो किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट ये बात उन्होंने ये भी कही है कि वहाँ मौके पर फायर वाले चले गए, पुलिस चले गए। तो सवाल ये उठता है कि फिर 15 तारीख की सुबह किसने क्यों वहाँ से पैसे हटाए, जैसा कि सीजीआई हाई कोर्ट की रिपोर्ट कहती है। कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।